हरियाणा वही है, सियासत वही है, लेकिन इस बार समीकरण बदले बदले हैं, क्योंकि मौजूदा समय में सियासी रण में बीजेपी के सामने कई विपक्षी खड़े हैं जिन्हें चित करना बीजेपी के लिए चुनौती भी है, सवाल भी। लेकिन ऐसे में मौजूदा समय में नेतृत्व कर रहे नायब सिंह सैनी, जो कि इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम उनका कर रहे हैं। उनकी धारणा एक शायरी के साथ में कहना चाहूंगी कि मेरे जुनून से नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समुंदर से नूर जरूर निकलेगा। इस अवधारणा के साथ वो रण में हैं और कह रहे हैं कि जीत बीजेपी की होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आज हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर इस बार विधानसभा चुनाव के बीच जब बीजेपी जीत का दम भर रही है तो आखिर ये सफर जहां एक तरफ मुश्किल होता नजर आ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट आखिर कैसे है। नायब सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पर। सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी, देखिए कहा जा रहा है कि इस बार हरियाणा में बीजेपी का आना बहुत मुश्किल नजर आता है। ऐसे में अल्पमत के बीच बहुमत वाली जीत आखिर बीजेपी कैसे हासिल करेगी, क्या प्लान तैयार किया हुआ है? ये किसने कहा कि बीजेपी? विपक्ष लगातार कह रहा है। विपक्ष तो कहेगा, विपक्ष के पास मुद्दा क्या है, विपक्ष के पास विषय क्या है, जिस आधार के ऊपर वो बोल रहे हैं। अरे हमने 10 वर्षों में इतने काम किए हैं, उनके जो गलत खड्डे खोदे हुए थे, विपक्ष खोद करके गया था, जिसको पूरा प्रदेश जानता है, उसको भी हमने भरने का काम किया है। उनकी गलत जो उन्होंने कार्य किए थे उसका भी समाधान हमने किया है। फिर वो किस दम के ऊपर विपक्ष कह रहा है? आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बड़ा मन बनाया है और तीसरी बार ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अंदर होगी। ये 8 तारीख को हरियाणा के लोगों ने लिख दिया है। विपक्ष ये झूठ बोल करके ये लोगों के अंदर अपनी लोकप्रियता, अपनी सस्ती राजनीति वो हासिल करना चाहता है, परंतु हरियाणा के लोगों ने जो उनके कार्यकाल को देखा है और हरियाणा के लोग जानते हैं कि किस प्रकार का उनका शासन प्रताड़ित रहा। उसके अंदर दलित के ऊपर अत्याचार हुए, आम व्यक्ति लाइन के अंदर खड़ा किया, किसान को अपनी फसल बेचने के अंदर दिक्कत आती थी, बिजली जो ये बोलते थे कि हम 24 घंटे देंगे, ये 10 वर्षों के अंदर 4 घंटे बिजली नहीं दे पाए। किस आधार के ऊपर ये कह रहे हैं? युवाओं का विश्वास खो चुका था इनकी सरकार के अंदर। युवा को पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, उनके माँ बाप जमीन बेचते थे, गहने बेचते थे, कहीं से लोन पे पैसा लेते थे, नौकरी भी नहीं लगती थी, पैसा भी चला जाता था, जमीन भी चली जाती थी। किस आधार के ऊपर बोल रहे हैं? हमने हरियाणा के लगभग 20 लाख लोगों को उनका आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के माध्यम से हमने 5 लाख रुपए का उनको अधिकार दे करके इलाज कराया है। ये तो बताएं कि हमने क्या किया, किस आधार के ऊपर बोल रहे हैं, ये क्या बात कह रहे हैं? हमने, पूजा जी मैं बताना चाहता हूँ, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो ये बोलते थे कि हम बुजुर्गों को पेंशन, आज झूठ बोल रहे हैं कि हम 6,000 रुपये देंगे। मैंने हुड्डा साहब को पूछा, हुड्डा साहब बताइए, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आप अपने मुख्यमंत्री तो काल के अंदर कितना बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते थे? आज तक नहीं बताया। 500 रुपया 10 सालों के अंदर 500 रुपया दिया, 1 रुपया बढ़ाने का इन्होंने काम नहीं किया। किस आधार के ऊपर बुजुर्गों की पेंशन लगती थी? लेकिन पब्लिक तो मान जाएगी, लेकिन अपने को कैसे मनाएंगे? जो रूठे हुए अपने हैं। हमारा कोई रूठा नहीं है, हमारा कोई रूठा नहीं है, हमारा बिल्कुल समूथली काम कर रहा है। आदरणीय रामविलास शर्मा जी मजबूती से लगे हुए हैं, हमारे कविता जैन और राजीव जैन जी मजबूती से लगे, तमाम हमारे कार्यकर्ता। वो गुस्सा होता है, 1-2 दिन का गुस्सा होता है, गुस्सा अब नहीं है और पार्टी तीसरी बार सत्ता के अंदर आएगी। अरे नाराजगी तो कांग्रेस के अंदर देखने को मिलती है, जहां द्वंद्व चल रहा है। एक सीट के ऊपर 5-5 लोग ने पर्चा भर रखा है, खड़े हैं, किसी ने पर्चा नहीं उठाया। सबसे बड़ा द्वंद्व तो कांग्रेस में है। कांग्रेस क्योंकि परिवारवादी पार्टी है, इसके अंदर क्षेत्रवाद को जन्म दिया है, इसने भाई भतीजावाद को जन्म दिया है। इसको हरियाणा के प्रदेश के लोग जानते हैं। कांग्रेस का कोई स्थान नहीं है। आने वाले 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार मजबूत सरकार बना रहे हैं और तीव्र गति से हरियाणा का हम तीसरी बार विकास करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि विपक्षियों को ये हौसला कहाँ से मिलता है? हो सकता है कि ये हौसला अनिल विज जी से मिल रहा हो, क्योंकि 12% ब्राह्मण वोटर्स पे सीधा टारगेट है इस बार बीजेपी का और प्लान 12 पे हर कोई बात कर रहा है।
दक्षिण हरियाणा जिस पर कभी फोकस बीजेपी का नहीं था। हमारा ये नहीं है, हम 36 बरादरी को साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, हम राष्ट्रवादी विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। कांग्रेस ने हर समाज के अंदर समाज को तोड़ने का काम किया और उसने ऐसा कोई भी कांग्रेस का अगर आप लोग देखेंगे जो व्यक्ति इस देश को कमज़ोर करना चाहता है, जो ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी जाकर के उनका समर्थन करती है, उनके साथ जाकर के समझौते करती है। तो कहाँ विश्वास करेंगे। आज हमारे हरियाणा के अंदर 10% युवा हमारा आर्मी के अंदर है, जो हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए लगातार दिन रात खड़ा है। इनके समय के अंदर क्या होता था, किस प्रकार से आतंकवादी बॉर्डर से आते थे, गोलियां मार करके चले जाते थे, किस प्रकार से पत्थरबाजी होती थी, आपके सामने है। और आज क्या स्थिति है, आज ये स्थिति है कि कांग्रेस के लोग जो वहाँ की क्षेत्रीय दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपने मैनिफेस्टो के अंदर उसने लिखा कि हम सत्ता के अंदर आएंगे, सत्ता के अंदर आएंगे, हम धारा 370 को दोबारा लागू करेंगे, रिवर्ट करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो आतंकवादी मरे हैं उनको शहीद का दर्जा देंगे, ये मैनिफेस्टो के अंदर लिखा। जो अलगाववादी हैं उनको हम सरकारी नौकरियां देंगे, ये उनके मैनिफेस्टो के अंदर है। और उसका समर्थन कांग्रेस ने किया है, उसके साथ गठबंधन किया है। हमने कहा भी है, मैंने हुड्डा साहब को भी कहा, हुड्डा साहब हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर 10% युवा आर्मी के अंदर हैं, आप उस बात को स्पष्ट करने का काम करें। क्या आप राहुल गांधी से पूछ करके इस बात को स्पष्ट करेंगे हरियाणा के लोगों को कि आपकी पार्टी वहाँ पर आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देने जा रही है, जो हमारे बेटों को ऊपर गोली चलाने का वो लोग काम करते थे? और क्या वो दोबारा धारा 370 को रिवर्ट करने का काम कर रहे हैं, तो जिसका आपने समर्थन किया है, ये पूछ करके बताना चाहिए। परंतु मैंने कहा है, कांग्रेस एक भी वो कोई कार्य नहीं छोड़ती जहां देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, कांग्रेस जाकर के उनका समर्थन करती है, उनका सहयोग करती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा सैनी जी, ये बताइए, देखिए अभी तक तो चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन अनिल विज ने इच्छा जाहिर की है कि मुख्यमंत्री अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो बिल्कुल बनना चाहेंगे। चुनाव आपके नाम पे लड़ा जाएगा, सब कुछ मेहनत आपकी, सब कुछ है। अगर उन्होंने इच्छा जाहिर की है तो क्या पार्टी मौका देगी? क्योंकि विपक्ष ने तो कहा है कि मुझे उनके लिए बुरा लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता को आज तक मौका पार्टी ने नहीं दिया। ये पार्टी हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है। कोई भी नेता है वो अपने समीकरण फिट करता है और उन्होंने दावा किया होगा, किया है, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता है, दावा कर सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात? इसमें ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, मेरा क्या कहना है इसके अंदर? पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा तय करता है। मेरा कोई, मैं ये सोच सकता था कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाऊँगा, ये पार्टी की तो ही देन है, पार्टी की चीज़ है। और पार्टी ने आगे निर्णय किया है, वो तो आदरणीय सभी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। और हम हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ, आज हरियाणा ने ये मन बना लिया है कि तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा में कमल की फूल की सरकार बन रही है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया, क्योंकि हमने काम किया। मात्र 56 दिन का समय मिला। हुड्डा साहब बोलते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि घोषणाएं कर रहा। मैंने कहा, हुड्डा साहब मैं घोषणा ही नहीं कर रहा, आप अपने 10 साल का जो कार्यकाल रहा, आप अपने कार्यकाल का मेरे 56 दिन के कार्यकाल से आंकलन करिए। मेरा 56 दिन का कार्यकाल आपके 10 साल के ऊपर भारी पड़ेगा। इतने स्टीक फैसले, इतने मजबूत फैसले हमने 56 दिन के अंदर लिए हैं। अगर मैं 10 वर्षों के कार्यों को गिनाना शुरू कर दिया, हुड्डा साहब को कहीं बैठने को भी स्थान नहीं मिलेगा। इतना प्रदेश के अंदर समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का इन पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। बिल्कुल, 56 दिनों के अंदर किरण चौधरी भी बीजेपी में आ गई, उनकी बेटी को टिकट भी मिल गया, राव इंद्रजीत को दक्षिण का प्रभारी भी बना दिया गया। और जाट वोटर्स जो थोड़े से खिसक रहे थे बीजेपी से, उनको शायद सेटल करने की कोशिश। हमारे नेता है ना, हमारे नेता जिम्मेवारी मिलेगी और काम कर रहे हैं। राव इंद्रजीत जी काम कर रहे हैं, किरण चौधरी जी, लेकिन वो अटेली में फोकस करेंगे या दक्षिण हरियाणा की 12 सीटों पर? वो कहीं भी हरियाणा में जा सकते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। जहां उनकी पार्टी आवश्यकता समझेगी कि यहाँ जाना है तो वहाँ जा रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। किरण चौधरी जी भी जहाँ उनको पार्टी बोलती है कि आपने यहाँ पर जाना है, वो जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और उसका लाभ मिल रहा है। हमारे पार्टी के सीनियर नेता हैं और जब सीनियर नेता को कोई जिम्मेवारी देती है तो वो बखूबी उसको निभाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कांग्रेस का देखें,
शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है मुझे हुड्डा की ज़रूरत नहीं है, हुड्डा का यहाँ वोट ही नहीं है। हुड्डा साहब बोलते हैं मुझे शैलजा की ज़रूरत नहीं है। ये क्या किस प्रकार का? अरे कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से उन्होंने, हुड्डा साहब ने, मैंने तो कहा आप हिसाब मांग रहे हैं, मिर्चपुर का हिसाब बताइए ना, गोहाना का हिसाब बताइए ना, आप भारल गांव का हिसाब बताइए, जहां पर बेटियों की किस प्रकार से दुराचार करके आग के हवाले कर दिया गया। अगर ये हुड्डा साहब की सरकार थी उसके बारे में हिसाब देने का काम करिए। ये आप इस प्रकार की बातें करना, ये हुड्डा साहब को, कांग्रेस को शोभा नहीं देता। जिनके खाते स्वयं के खराब हैं वो घूम रहे हैं दूसरे का हिसाब लेते हुए। भाई अपना तो देख ले आपने क्या किया क्या नहीं किया। आपके समय के अंदर किस प्रकार से लोग प्रताड़ित होते थे, किस प्रकार से उनका शोषण होता था, उसके बारे में ध्यान नहीं है। हमारी सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक को लेकर के हम मजबूती से आगे बढ़। बिल्कुल, देखिए अभी लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था तमाम ऐसे कांग्रेसी नेता थे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे थे। लेकिन फिलहाल अगर हरियाणा की बात करो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, तो लगभग अब तक कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, कई ऐसे विधायक भी हैं। तो आखिर अंतरकलह की बात अगर कांग्रेस के लिए करते हैं तो चलिए उनकी तो सरकार नहीं है, लेकिन अगर आपकी है सरकार, बावजूद इसके अंतरकलह, नाराजगी और एक आरोप और लगाया जाता है कि अगर कोई नेता, वरिष्ठ नेता, मंत्री कांग्रेस को छोड़ के, दूसरे पार्टी को छोड़ के बीजेपी में अगर ज्वाइन करते हैं तो एक उम्मीद होती है कि शायद उन्हें कोई पद, उन्हें कोई स्थान दिया जाएगा, लेकिन वो सम्मान उन्हें नहीं मिल पाया। यही कारण है कि उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस में चले गए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है पूजा जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को, हर व्यक्ति को जितना सम्मान देती है, कोई दल इतना सम्मान नहीं देता, कोई भी दल इतना सम्मान नहीं देता जितना भारतीय जनता पार्टी देती है। हाँ, अपेक्षाएं होती हैं, व्यक्ति की अपेक्षाएं होती हैं। अब हमारे यहाँ पर 10-10 लोगों ने फार्म अप्लाई किया, टिकट मांगा उन्होंने, सभी मजबूत व्यक्ति थे। हम ये नहीं किसको हम कहें, क्या आंकलन करें ये कमज़ोर है। हर व्यक्ति मजबूत, अपनी जगह मजबूती से काम कर रहा है। टिकट तो एक है, एक व्यक्ति को मिलना है, हम 10 लोगों को तो दे नहीं सकते। एक को टिकट मिलेगी, बाकी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको लगना पड़ेगा। कई लोगों के मन में आता है कि मैंने ज़्यादा काम किया है, मेरी अनदेखी हो गई है, हो जाता है किसी के अंदर, वो गुस्से में जा कर के कहीं इधर उधर भी चला जाता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मजबूती से कमल का फूल खिलाने के लिए लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो मैं प्यार देख रहा हूं, जो उनका आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि 5 तारीख को जब बड़ी वोटिंग होगी और 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ, कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी, बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। लेकिन नायब जी, इस बीच देखिए आपके जो तमाम विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही बढ़िया मैंडेट आना था तो करनाल छोड़ करके लाडवा क्यों आ गए। 16 प्रत्याशी, मेवा सिंह से टक्कर, और अब सवाल है कि लाडवा की जनता नायब जी को लाड लड़ाएगी या फिर मेवा सिंह जी पर जाएगी। पूजा जी देखिए, उनके पास मुद्दा नहीं है कोई भी, और वो इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा 90 की 90 हरियाणा प्रदेश की सीटें से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकता हूँ और पार्टी जहाँ तय करती है वहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का सिस्टम है। पार्टी ने मुझे नारायणगढ़ से चुनाव लड़ाया, पार्टी ने कहा कि आपने कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ कुछ तो समीकरण देखा होगा। नहीं, देखिए ऐसा मैं आपको बताता हूँ, समीकरण करनाल के क्या थे, करनाल के अंदर चुनाव लड़ा दिया। मैं करनाल के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, और उन्होंने सर आँखों के ऊपर बैठाया। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि जहाँ से भी मेरे को चुनाव लड़ाया है, किसी भी क्षेत्र को मैं नीचे नहीं होने दूंगा। मैं लगातार उसके हित के लिए, वहाँ के लोगों के हित के लिए दिन रात करके काम करूँगा। हरियाणा प्रदेश का हमारी पार्टी का विजन है कि पूरे प्रदेश का समान रूप से विकास करना, हम उसके अंदर लगे हुए हैं। क्षेत्रवाद जो पनपा था कांग्रेस की सरकार में, उसको ऊपर विराम लगा है। मुझे ये खुशी है कि मुझे पार्टी ने नारायणगढ़ से चुनाव लड़ाया, फिर मुझे कुरुक्षेत्र से लड़ाया, कुरुक्षेत्र लोकसभा से मैं वहाँ से भी, यहाँ के लोगों ने, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जीत नहीं है। पूजा जी आप देखना, आंकलन करना, आप इसका सर्च करना, सर्च करके देखना, आज तक के इतिहास में जितनी बड़ी जीत कुरुक्षेत्र के लोगों ने मेरे को दी है, इतनी बड़ी जीत नहीं। करनाल के अंदर मैं गया, 10 वर्ष की सरकार होगी, हुड्डा साहब आकर के करनाल के अंदर सभी दल आकर के उसके ऊपर पल्ली पर बैठ गए।
और हुड्डा साहब आकर के बोलते हैं करनाल के अंदर कि यहाँ से करनाल से एक रास्ता चंडीगढ़ जाएगा, एक रास्ता दिल्ली जाएगा। मैं करनाल के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कांग्रेस के उस दुराचारी शासन को नकार दिया और करनाल के लोगों ने कहा कि नहीं, कांग्रेस का रास्ता नहीं जाएगा, कमल के फूल का एक रास्ता चंडीगढ़ जाएगा और एक दिल्ली जाएगा। आपके सामने दोनों के दो कमल के फूल खिल करके एक को दिल्ली भेजा, एक को चंडीगढ़ भेजा। पार्टी ने निर्णय किया कि आपने लाडवा से चुनाव लड़ना है। लाडवा तो मेरा घर है, मेरी कंस्टिट्यूंसी है लाडवा। मैं बाहर कहाँ गया हूँ, मैं तो अपने घर में आया हूँ। घर में आना क्या व्यक्ति का गुनाह होता है क्या? मैं तो हुड्डा साहब को कहता हूँ कि हुड्डा साहब आप गड़ी किलोई से ही बाहर निकल करके देख लें, आप तो देख ले निकल करके। मैं तो प्रदेश के विभिन्न स्थानों के ऊपर जाकर के जहाँ से चुनाव लड़ता हूँ वहीं पर सिर आंखों के ऊपर लोग मुझे बैठाते हैं, परंतु आप भी देख ले निकल करके। डर है, नहीं लड़ सकते, अगर लड़ेंगे तो हार जाएंगे, क्योंकि लोगों के साथ किस प्रकार का भेदभाव किया है लोग जानते हैं सब। देखिए, शब्दों से खेलना बखूबी जानते हैं कि किस तरह से शब्दों से एकदम खेलना है कि लोगों का प्यार और समर्थन भी मिलता रहे और जो तीर जहां लगना चाहिए वहां वो लग भी जाए। ये आपसे जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि हरियाणा जो है पहलवानों की धरती है, पहलवान ही नाराज चल रहे हैं। विनेश फोगाट देखिए कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, बजरंग पुनिया कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। नाराज नहीं है, अच्छा, जितना कांग्रेस में होके भी आज वोट अखबार करेंगे में आप? आज अखबार में सर विनेश फोगाट जी की विनेश तस्वीर फोगाट, छपी है। विनेश- लेता हूँ नंबर ले, कदे भी फोन कर लिए। अभी पता लगेगा। मैं वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गए। अच्छा, तो आपने वो- कोशिश नहीं की बचाने की किनको हमने की है? उन्हें? अरे हमारी बेटी है विनेश, जब वो खेलने के लिए गई और उसको बाहर निकाल दिया बिल्कुल, तो आपने सम्मान सबसे दिया पहले बकायदा। सबसे पहले मैंने ट्वीट करके ये कहा कि हमारी बेटी हमारी शान है और आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, हम आपको पूरा सम्मान देंगे। हमने तुरंत ट्वीट करके कहा, परंतु वो लेकिन आज राजनीति बेटी चैलेंज देने के लिए तैयार है। भ्रष्टाचार की राजनीति की दलदल में फंस गई और ऐसी जगह फंस गए जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, ऐसी जगह फंस गए। दरअसल कांग्रेस ये इस बात के अंदर झूठ को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का सिस्टम खड़ा कर देती है कि वो लोगों के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाती है। आपका निशाना अग्निवीर की तरफ है। अग्निवीर को तो हमने सुरक्षित किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुड्डा ये जी गाना अग्निवीर- बहुत गा रहे हैं लेकिन। अग्निवीर का जो विषय है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, ये बड़ा मार्मिक विषय है और हमने ये कहा है। मैंने तो हुड्डा साहब को कहा था, हुड्डा साहब आप तो अग्निवीर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पूछा है कि आपने कितनी नौकरी दी। हुड्डा साहब बोलते हैं ना कि 2 लाख नौकरियाँ बकाया है, मैं आऊँगा मैं भरूँगा। किसने इसके हाथ पकड़े थे? 10 साल रहा ना मुख्यमंत्री, 10 साल में तो 2 लाख नौकरियाँ वैकेंट नहीं हुई, उससे पहले भी होंगी वैकेंट नौकरियाँ, क्यों नहीं भरी? किसने हाथ पकड़े थे? कैसे नौकरी दी? भ्रष्टाचार लिए हुआ, युवाओं का विश्वास उठ गया कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो किसी विधायक मंत्री मुख्यमंत्री के चक्कर काटने से मिलेगी। आज विश्वास जमा है और ये कहता है झूठ बोल रहा है। मैंने कहा है, जब मेरे को जिम्मेवारी मिली थी मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को नौकरी दूंगा। आपके पास स्टेटमेंट होगी, सभी जगह गई थी। और मैंने जब जितना मुझे समय मिला, मेरे पास 100 दिन का एजेंडा मैंने तैयार किया था, परंतु 56 दिन मिले। 56 दिन के बाद ये आचार संहिता लग गई। मैंने इन 56 दिनों के अंदर लगभग 15,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया, 25,000 के रिजल्ट तैयार। अब वो बढ़ करके 32,000 हो गए और जब तक ये 8 तारीख आएगी, 8 तारीख तक वो बढ़ करके लगभग 40,000 हो जाएंगे। रिजल्ट निकल रहे हैं, परंतु हम रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, उनके रिजल्ट तैयार हो गए, रिजल्ट निकालने हैं। और कांग्रेस जो युवाओं के दम होने का भर्ती है, अहम भर्ती है, वो कोर्ट के अंदर चले गए, वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए और जाकर के जो भर्ती रोको गएगा कांग्रेस का खड़ा किया हुआ, हुड्डा का खड़ा किया, जो उसके इशारे से चलता है, जो उसके इशारे से काम करता है। एक तरफ तो ये 2-2 चेहरे लेकर के घूमते हैं। एक चेहरा तो है कि बीजेपी ने युवाओं के साथ शोषण कर दिया, युवाओं को रिजल्ट रोक दिया। दूसरी तरफ अपने आप चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और कोर्ट में चले गए। मेरे को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हुड्डा साहब 8 तारीख तक हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, परंतु 8 तारीख के बाद, उस टाइम 25,000 का रिजल्ट तैयार था, 8 तारीख के बाद मैंने घोषणा की मैं सप्ताह बाद में लूँगा, पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा।
अब ये बढ़ करके लगभग 35-36 हज़ार हो जाएगा। उन सबको मैं ज्वाइनिंग लेटर दे करके तब शपथ लूंगा, उनके घर वालों को भी उस शपथ के अंदर बुलाऊंगा और युवाओं को भी बुलाऊंगा कि ये सरकार युवाओं की हितैषी सरकार है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के देने वाली सरकार है। हुड्डा के शासन के अंदर तो, कांग्रेस के शासन के अंदर तो भ्रष्टाचार होता था, ये झूठ बोलते हैं। सुबह उठते हैं राहुल गांधी के साथ ये बैठ करके कुछ लोग झूठ की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और स्क्रिप्ट करके उसको फिर पूरा दिन बोलते रहते हैं, उसको कहते रहते हैं, लोगों में फैलाते रहते हैं। ये इनका धंधा है, ये धंधा लोगों ने अब देख लिया है। अब इनकी ये दुकानदारी चलने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी दुकान से सामान पूरा का पूरा सर कई बार कितना अजीब लगता होगा ना, जब जुबान पे सिर्फ कांग्रेस, राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा इनका नाम बार बार आता होगा। तो आप युवाओं का जिक्र कर रहे थे आप कि रोजगार हम उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकली थी। आप बिलीव नहीं करेंगी पूजा, वहां पर एक साथ हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए, हजारों की संख्या में धक्का मुक्की हो रही है। जब रोजगार की बात की जा रही है, रोजगार मिल रहा है और आप आसानी से दे रहे हैं, आखिर फिर भी इतनी होड़ क्यों है युवाओं में? हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 10 वर्षों में बेरोजगारी खड़ी नहीं हुई, इसके पीछे का लंबा इतिहास अगर हम जाए, कांग्रेस 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया। 55 सालों में वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए कि जिससे रोजगार के साधन खड़े हों। आज अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर कितने रोजगार के साधन खड़े हुए हैं, आज कितने रोड्स, अगर मैं बात करूं इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर हर जिला को एक्सप्रेस वे से जोड़ने का काम, 4 लेनिंग से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों में किया है। रोजगार के साधन खड़े हुए हैं। आज नई नई रेल की लाइनें बिछाई जा रही हैं, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। आज 100% रेलवे को इलेक्ट्रीफाई किया गया है, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। मेक इन इंडिया, इन्वेस्टर्स बड़ी संख्या के अंदर भारत के अंदर आ रहा है, हरियाणा के अंदर आ रहा है। रोजगार के साधन खड़े, कितनी इंडस्ट्री लग रही है, रोजगार के साधन खड़े हो रहे हैं। हम लगातार युवाओं को इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर युवाओं को इन 10 वर्षों में रजिस्टर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये भी बताएं कि हमने कौन कौन से रोजगार के साधन खड़े किए। आज अगर हम बात करें, हरियाणा की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के अंदर 2 एम्स खड़े हो गए। एक रेवाड़ी के अंदर बन रहा है, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। एक यहाँ पर हमारे यहाँ झज्जर के अंदर चल रहा है। हरियाणा के अंदर हमने हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मेडिकल कॉलेज खड़ा किया, रोजगार के साधन खड़े हुए हैं। हमारे जो MBBS की सीटें बढ़ोतरी हुई है, नए डॉक्टर्स मिलेंगे, क्योंकि ये 10 वर्षों के अंदर गति से काम किया है। हमारे यहाँ एयरपोर्ट खड़ा हुआ है हिसार के अंदर, जल्दी ही वहाँ पर फ्लाइट होनी शुरू हो जाएगी। 1 मिनट में बात कर रहा हूँ। हमने यहाँ यूनिवर्सिटीज बनाई, रोजगार के साधन खड़े हुए हैं। हमने यहाँ पर जो हॉस्पिटल से, जो 200 बेड का हॉस्पिटल था उसको 400 का किया, जो 200 बेड का हॉस्पिटल था उसको 400 का किया, और जो 100 का था उसको 200 का किया, जो 50 का था उसको 100 का किया। जो हमारी PSC थी उसको CSC में तब्दील किया, और जो हमारी नई PSC बनाने का काम किया, और उसके साथ साथ हमने हेल्थ वेलनेस सेंटर वो खोलने का काम किया। हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के अंदर हेल्थ वेलनेस सेंटर हमारी सरकार ने खोले हैं, और जिसका लाभ भी आज हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको मजबूती से अच्छा मिल रहा है। कांग्रेस की सरकार में क्या था वो भी बताने का काम करें। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को भरगड़ाते हैं। सर लेकिन बार बार आपके बयान में कांग्रेस का जिक्र होता है, कांग्रेस का जिक्र होता है, भ्रष्टाचार को, लेकिन आम आदमी पार्टी, देखिए केजरीवाल जी बाहर आ गए, आम आदमी पार्टी, चौटाला का जिक्र नहीं है, आपके साथ अलायंस में थे, तो क्या मतलब आप कहीं इनको टक्कर में ही नहीं मान रहे हैं क्या? ना अभय चौटाला ना दुष्यंत चौटाला, किसी को टक्कर में नहीं मान रहे हैं, सबको उधर से इधर ले लिया है। नहीं, इनको तो मैं ये कहता हूँ भी थोड़ा सा वो टाइट होके काम करें, क्योंकि वो बड़ा, मतलब आपके साथ भी टाइट से काम नहीं कर पाए इसलिए अलग होना पड़ा। नहीं, देखिए लोगों ने उनकी नीतियों को नहीं स्वीकारा। अगर आप देखेंगे आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोग
नेशनल पार्टीज़ को देखते हैं। नेशनल पार्टी के अंदर भी जो स्वच्छ पार्टी है, जो देश की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतर रही है, उसको चूज करते हैं। आज हमने 10 वर्षों के अंदर गांव को शहरों जैसी सुविधाएं दी हैं। आज जो ये कांग्रेस बोलती थी, क्योंकि कांग्रेस झूठ बोलती है, इसी करके हमने बार बार आपने कहा है कि आप हुड्डा का नाम लेते हैं, राहुल का नाम लेते हैं। अरे नाम तो लेना न्यू पड़ेगा कि इन्होंने मुझे तो लगता है सपनों में भी भ्रष्टाचार के बार-बार ये दलदल में नाम देश आते को खड़ा होंगे। कर दिया फंसा करके। कैसे नाम ना लें? नाम तो लेना पड़ेगा। कोई काम, अच्छा काम तो करें। हमने मोदी जी ने जो अच्छे काम किया उसका भी विरोध किया। अच्छा, उसका भी विरोध मैं किया मैं इन एक लोगों चीज़ सैनी जी, एक चीज़ समझना चाहूँगी। अभी आजकल आप स्पीच में एक लाइन बहुत आपकी वायरल हो रही है। एक तो ये कि खाते जिनके खराब हैं वो हमारा हिसाब मांगते हैं, और दूसरी ये कि जो भूमिहीन हैं शहरों में भी, अब मैं कोट कर रही हूँ इसे, जो भूमिहीन हैं शहरों में भी उनको प्लॉट मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? हमने दिया है ना। मैंने रोहतक के अंदर कार्यक्रम किया था, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके हमने 14 शहरों से जिनके पास प्लॉट नहीं थे या मकान नहीं था, ऐसे लोगों को चिन्हित किया। 15,630 लोगों को हमने चिन्हित किया, लगभग इतने 15,630 इतनी संख्या है। चिन्हित करके उनको हमने 30-30 गज के प्लाट दे दिए हैं। 8 तारीख के बाद जो और छूटे हुए हैं उनको भी देने का हमारी सरकार काम करेगी। तो ये नायब सिंह सैनी जिनको आप सुन रहे थे, बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया है, और अपने जवाबों में इन्होंने लगभग हर पार्टी के एजेंडे को काटने की कोशिश करी है कि जनता के दिल में बैठे तो सिर्फ बीजेपी, और 10 साल बीजेपी ही रही है। तो ये नायब सिंह सैनी और बीजेपी का दृष्टिकोण इन्होंने आपके साथ में साझा किया। मैंने और पूजा ने हर आपके संभव सवाल पूछने की कोशिश करी है। पूजा, बिल्कुल, और उम्मीद है कि आप तक हर सवाल का जवाब भी पहुंचा होगा। नायब सिंह सैनी जिन्होंने वाकई मीठे शब्दों में किस तरह जनता को अपनी तरफ खींचना है ये बखूबी सीख रखा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते जी।